पेश खिदमत है कहानी हमजाद सीजन 3 का तीसरा हिस्सा। अशरफ अली साहब अपनी बात जारी रखते हुए बोले, देखो हमजाद को काबू करना कोई आसान काम नहीं। करामत शेख साहब ने यह काम सर अंजाम दिया था। बेशक ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी जिंदगी बेशुमार वाकयात से भरी हुई थी। बहुत से लोग उनके दुश्मन थे और बहुत से लोग उनके दोस्त भी, मगर ज्यादा तादाद दुश्मनों की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेपनाह मुश्किलात का सामना किया। अगर तुम अपने बाप के किरदार से वाकिफ नहीं तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बाप ने जिंदगी का पहला हिस्सा बेइंतहा अयाशी में गुजारा और बहुत मौज मस्ती की, लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने जी भर कर लोगों की खिदमत की, बीवी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे मुस्तकबिल का सोचा। मगर अफसोस कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तुम इस हालत को पहुंच गए। मैं जानता हूं कि हमजाद को काबू करना कोई आसान काम नहीं। इतना ही आसान काम होता तो हर कोई दूसरा भी कर लेता। हमजाद का नुस्खा मिलना भी इतना आसान नहीं, मगर फिर भी मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगा कि अगर किसी तरीके से तुम ये नुस्खा हासिल कर लो तो तुम खुद हमजाद को काबू करने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी के दिन फिर सकते हैं। मगर बेटा, मैं तुम्हें यही नसीहत करूंगा कि अगर तुम ऐसा कर सको तो खुद को लोगों की भलाई के लिए काम में लाना। अशरफ अली ने गहरी सांस लेते हुए तमाम तफसील बताई। मैं बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। चाचा जान आपने दुरुस्त फरमाया कि यह बहुत मुश्किल काम है और सबात खानम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ अगली जिंदगी में क्या हालात पेश आने वाले हैं। अगर वो किताब मैंने सबात खानम को ना दी तो फिर मेरे साथ क्या होगा। मगर फिर भी मुझे लखनऊ का सफर तय करने में कोई यार नहीं। अशरफ अली कहने लगे, तुम्हारा हौसला और अज़म बुलंद है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर होगा। मैंने कहा, आप बराहे मेहरबानी मुझे बताइए कि वो किताब किसके पास है। अशरफ अली मेरी बात सुनकर मेरी तरफ बगौर देखते हुए बोले, मैंने बड़ी मुश्किल से मालूमात हासिल की हैं। ये किताब, ये नुस्खा बहुत ही कम लोगों के पास है। नवाब जहांदाद वो वाहिद आदमी है जिसके पास ये नुस्खा मौजूद है। वो ये किसी को नहीं देता। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश की कि वो हमजाद को काबू में कर ले, मगर वो नाकाम रहा। वो इसलिए ये नुस्खा किसी और को नहीं देना चाहता ताकि किसी और की जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि लोग इस कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे हैं। नवाब जहांदाद ने इस नुस्खे को जला डालने का भी सोचा था, मगर फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि वो नुस्खा उसके पास पुश्त दर पुश्त चला रहा है, मगर उससे अभी तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सका। वो तुम्हें देने पर राजी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। गो कि ये काम इतना आसान नहीं। तुम उसे बताना कि तुम शेख करामत के बेटे हो, मगर फिर भी वो इतनी आसानी से ये नुस्खा तुम्हें देने पर हरगिज तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसके हसूल में कोई अपनी जान गंवाए। उन्होंने मुझे जहांदाद खान का पूरा पता समझा दिया। नवाब जहांदाद का ताल्लुक लखनऊ के एक नवाब खानदान से था। पता समझाने के बाद अशरफ अली साहब कुछ देर बैठे रहे, चंद नसीहतें करते रहे, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि अब मुझे अगला लाए अमल क्या इख्तियार करना चाहिए। अगले दिन से ही उसे हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू कर देनी चाहिए। नवाब जहांदाद आसानी से मुझे कभी भी वो नुस्खा देने पर तैयार नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई तरकीब तो लड़ानी पड़ेगी। वो नुस्खा मुझे जल्द अज जल्द मिल जाए, इसलिए मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अगले रोज माँ से इजाज़त लेकर लखनऊ रवाना हो गया। रेल के सफ़र से लखनऊ पहुंचा। थकावट से बुरा हाल था। लखनऊ में जहांदाद की हवेली का पता मुझे अशरफ अली ने अच्छी तरह समझा दिया था। मैं तांगे में सवार होकर अपनी मतलूबा जगह पर जा पहुंचा। ये तकसीम हिंद से पहले की बात है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की। उस वक्त आम तौर पर तांगे ही चला करते थे। मोटरें बहुत कम होती थी, इक्का दुक्का, वो भी अमीर लोगों के पास। तांगे पर सवार जब मैं नवाब साहब की हवेली के बाहर पहुंचा तो तांगे वाले ने इशारा करते हुए बताया कि ये रही नवाब जहांदाद साहब की हवेली। तांगे से उतरकर मैंने उसको किराया अदा किया और फिर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की इमारत पुराने वक्तों की दास्तान सुना रही थी। खस्ता हाल हवेली किसी जमाने में निहायत शानदार रही होगी। हवेली के बोसीदा और पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा कुंडा लटक रहा था। मैंने कुंडा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद अंदर से एक ज़ईफ आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ जी, मुझे नवाब जहांदाद साहब से मिलना है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा होगी, बल्कि 70 से 80 के दरमियान। वो मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा, मैं बदायूं से आया हूँ, मुझे नवाब जहांदाद साहब से मिलना है। बूढ़ा तीखे अंदाज में बोला, क्या काम है नवाब साहब से? ये बात तो मैं उनसे ही कहूँगा, अगर आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए तो मेहरबानी होगी। बूढ़ा चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, अंदर आ जाओ। मैं दाखिल हुआ तो बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हवेली जो बाहर से खस्ता हाल नजर आ रही थी, अंदर से भी वैसे ही थी। खुला सहन, निहायत पुराने तर्ज की इमारत के कमरे थे। बूढ़ा मुझे लिए हुए सहन के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ गया।
कमरे में दाखिल होते ही अजीब सी सीलन की बू नाक से टकराई। कमरा नवाबी तर्ज का शाहकार था, मगर पुराना और सही तवज्जो ना होने की वजह से बुरी हालत का शिकार था। कमरे में पुरानी तर्ज की एक बड़ी सी मेज़ और सामने चंद कुर्सियां पड़ी हुई थीं। बूढ़े ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरे सामने बैठ गया। साथ ही एक बड़ी सी मसहरी पड़ी हुई थी। बूढ़े ने हुक्के का कश लगाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, मैं ही नवाब जहांदाद हूँ, क्या काम है? मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई नवाब साहब आपसे मिलकर। मैं दरअसल बदायूं से आया हूँ। मैं शेख करामत का बेटा हूँ। नवाब साहब मेरी तरफ देखकर चौंक पड़े। शेख करामत के नाम पर उनके मुंह पर हैरत फैल गई। फिर कहने लगे, अच्छा वो शेख करामत जिसने बहुत सौ को तिगनी का नाच नचा रखा था। इन अल्फाज के साथ ही बूढ़े के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। जी हाँ, यही समझ लीजिएगा। तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, मगर अफसोस के वो रास्ता भटक निकला। मगर उसने अपनी गलतियों को सुधारने की बहुत कोशिश की और मुझे खुशी है कि दुनिया से जाने से पहले उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उसने लोगों की अच्छाई के लिए भी काम किया है। मैंने कहा, जी हाँ नवाब साहब। नवाब साहब हंसकर बोले, अब नवाबी कहाँ? अरे वो नवाबी और ठाट बाट कैसे, तुम हवेली की हालत देख नहीं रहे? अब वो नवाबी कहाँ गई? वक्त की गर्द और धूल में सब कुछ छुप चुका है। दूर से आए हो, बताओ मियों क्या खाओ पियोगे? मैंने कहा, कुछ नहीं। अरे कसरे नफरी से काम मत लो, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी दूर से आए हो। फिर उन्होंने किसी को आवाज़ लगाई, नसीम मियाँ, नसीम मियाँ। थोड़ी देर के बाद एक आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। जी नवाब साहब। अरे भाई फ़ौरन खाने पीने का बंदोबस्त करो, बड़ी दूर से मेहमान आया है। जी अच्छा जी। इतना कहकर वो वापस चला गया। नवाब साहब कहने लगे, दरअसल मेरा एक ही मुलाजिम है, हर तरफ बेचारा यही भाग दौड़ करता है, इसलिए मैं खुद उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। खैर अब बोलो। अरे मियाँ, मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। मैंने कहा, जी मेरा नाम ज़ाहिर है। अच्छा ज़ाहिर मियाँ, बताओ किस इरादे से मेरे पास आए हो? उन्होंने पूछा तो मैं बोला, नवाब साहब दरअसल मैं आपके पास एक ख़ास मकसद के तहत आया हूँ। मुझे हमजाद को काबू करने का वजीफ़ा चाहिए। मेरी बात सुनकर नवाब साहब एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरत थी। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, हमजाद को काबू करने का नुस्खा? तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बेतहाशा दौलत और जायदाद छोड़कर गया है। ये तो उस बेचारे को चाहिए जो रातों रात अमीर बनना चाहता हो। नवाब साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर क्या बताऊं कैसे हालात हो गए हैं। आप तो जानते हैं कि रुपया पैसा जायदाद ऐसी चीज़ है जो सके भाइयों में भी दूरियां बढ़ा देती है, अपनों को अपनों के खिलाफ कर देती है, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है, एक दूसरे के सर काटने पर मजबूर कर देती है। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मगर हालात और महरूमियों का शिकार हूँ। नवाब साहब मेरी बात सुनकर कहने लगे, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मगर दौलत हासिल करने का ये तरीका तुम जिसकी तलाश में आए हो वो सरासर गलत है और इतना आसान नहीं जितना आसान तुम इसे समझ रहे हो। शेख करामत बिलाशुबा लाखों इंसानों में से वो वाहिद शख्स था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिखाया था, मगर उसका ये मतलब नहीं कि उसकी औलाद या कोई दूसरा भी ये काम कर सके। जान का खतरा है। जी नवाब साहब मैं समझता हूँ, मगर आप नहीं जानते कि मैं किस किस्म के हालात का शिकार हूँ और इतने दूर से सफ़र करके सिर्फ आपके पास यही आस लेकर आया हूँ कि आप मुझे मायूस और नाकाम नहीं लौटाएंगे। नवाब साहब कहने लगे, जहाँ तक मायूस और नाकाम होने का सवाल है तो ये तुम्हारी अहलियत पर मुनसर है। मैं ये नुस्खा किसी को नहीं देता क्योंकि मैं इंसानियत का दुश्मन नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग लालच में पड़कर हमजाद को हासिल करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठें। पहले भी कई नौजवान आए और मैं कुछ को ये नुस्खा दे भी चुका हूँ, मगर वो ऐसी मुसीबत का शिकार हुए कि बस क्या बताऊँ। तब से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये नुस्खा किसी को नहीं दूंगा और इसके हसूल के लिए मैं खुद भी कोशिश कर चुका हूँ और मैंने बहुत नुकसान भी उठाया है। बल्कि इस हवेली की बदहाली जो तुम देख रहे हो ये शायद उसी हमजाद की किताब के मरून मिन्नत है। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और मेहनत करके रोज़ी कमाओ, उसमें बरकत भी होगी। क्योंकि जब इंसान के पास हमजाद जैसी ताकत आ जाती है तो वो ताकत के नशे में चूर होकर गलत काम भी करने लगता है, जैसा कि तुम्हारे बाप से कुछ गलतियां सरजद हुईं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने नवाब जहांदाद साहब की बात सुनकर ठंडी सांस भरते हुए कहा, नवाब साहब काश ऐसा हो सकता। वो कहने लगे, क्या मतलब? नवाब साहब मैं दरअसल एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे हमजाद को काबू करने का कोई ऐसा वैसा जुनून नहीं, लेकिन मैं जिस जगह काम करता था वहाँ मेरी मालकिन ने मुझ पर कुछ ऐसी मुसीबतें नाजिल कर दी हैं जिसकी वजह से मुझे आपके पास लखनऊ तक सफ़र करना पड़ा। मुझे हमजाद को काबू करने का ख्याल ज़रूर आया था, मगर मैं ये जानता था कि मैं इतनी आसानी से ये कर नहीं सकता।
मगर अब इस नुस्खे को हासिल करना मेरी मजबूरी बन चुकी है। और फिर मैंने नवाब साहब को पूरी तफसील के साथ बात बता दी। नवाब साहब मेरी बात सुनकर कहने लगे, हाँ मियाँ, तुम्हारा मसला तो वाकई टेढ़ा है। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि उनका मुलाजिम खाने की ट्रे उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने मेज़ पर खाना रखा। नवाब साहब कहने लगे, चलो मियाँ खाना खाओ। इसके साथ ही मुलाजिम की तरफ मुड़कर कहने लगे, अरे भाई कुछ मशरूबात वगैरह भी ले आओ। मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। मैंने आहिस्ता से खाना शुरू कर दिया तो नवाब साहब कहने लगे, तुम तो वाकई एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हो। लेकिन मियाँ, बात दरअसल ये है कि ये नुस्खा हमारे ख़ानदानी विरसे के तौर पर हमारे पास चला रहा है। इस नुस्खे को मैंने जिसके हवाले किया वो मुसीबत में गिरफ्तार होने के बाद या तो खुद ये नुस्खा मुझे वापस दे गया या फिर मौत का शिकार हो गया। उसके वरसा से ये नुस्खा वापस लेना पड़ा। मैंने आखिर में ये अहद कर लिया था कि अब ये नुस्खा किसी और को नहीं दूंगा। और सच्ची बात तो यह है कि मैं भी दिल से तुम्हें यह देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम या कोई और इस मुसीबत का शिकार हो। वो औरत पागल है। उस औरत को ये नहीं मालूम हमजाद को काबू करना दरअसल अपनी मौत को आवाज़ देना है। इसमें बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। मैं तो कहता हूँ उस औरत को समझाना चाहिए। मैंने कहा, नवाब साहब मैं उसको समझा चुका हूँ। नवाब साहब वो नवाबजादी है, उसे समझाना इतना आसान नहीं। वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। बहुत जालिम और बेरहम औरत है। नवाब साहब मेरी बात सुनकर काफ़ी देर सोच में डूबे रहे। इस दौरान मैं खाना खाता रहा। थोड़ी देर खामोशी के बाद नवाब साहब कहने लगे, तुम्हारी मजबूरी देखते हुए यह नुस्खा मैं तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। लेकिन मियाँ याद रखो, अगर वो नाकाम हो गई या उसकी मौत हो गई तो उसके बाद इस नुस्खे को तुम फौरन ज़ाया कर देना। मैं नहीं चाहता कोई और इस तबाही का शिकार हो। नवाब साहब की बात सुनकर मेरा दिल बिल्लियाँ उछलने लगा। मैं खुशी से निहाल होने लगा। मैं जानता नहीं था कि इतनी आसानी से यह मरहला तय हो जाएगा। बाद में मेरी भूख की उड़ गई और मैंने जल्दी जल्दी लुक़मे जहर मार किए। नवाब साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, मियाँ आराम से खाओ, क्या जल्दी है। नवाब साहब जल्दी से वो किताब मुझे दे दिए ताकि मैं वापसी का सफ़र करूँ। नवाब साहब कहने लगे, अरे आज तो नहीं, आज तुम सफ़र की थकावट उतारो, कल सुबह चले जाना। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उनके इसरार पर मुझे रात ठहरना पड़ा। खाने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद मुझे नवाब साहब ने घुमा फिराकर हवेली दिखाई। हवेली काफ़ी पुरानी थी मगर काफ़ी शान शौकत से बनाई गई थी। नवाब साहब ने बताया कि ये उनके परदादा के ज़माने से उनकी आबाई हवेली थी। नवाब साहब की एक ही बेटी थी जो कुछ अर्सा पहले एक पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर फौत हो गई थी। नवाब साहब अकेले अब जिंदगी के दिन इस हवेली में पूरे कर रहे थे। रात के वक्त नवाब साहब ने पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया और इसके साथ ही उन्होंने एक पुराने चमड़े की जिल्द में लिपटी हुई वो किताब मेरे हवाले करते हुए कहा, ये लो मियाँ, ये तुम रखो और इसे बड़ी एहतियात से ले जाना। याद रखो, ये हमजाद को काबू करने का वो नुस्खा है जो बहुत कम लोगों के पास रह गया है। और नुस्खा उस पागल और जुनूनी औरत के हवाले करने से पहले एक मरतबा फिर सोच लेना और अगर हो सके तो उसे समझाने की कोशिश करना वो क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। और अगर नवाबजादी है तो उसे इस नुस्खे से क्या गर्ज हो सकती है। हमजाद को काबू करना बड़े बड़े जवान ऐसा नहीं कर सके, वो औरत होकर क्या करेगी। ये दिल गुर्दे का काम है, इसमें जान का बहुत बड़ा खतरा है। किताब मुझे पकड़ाते पकड़ाते अचानक उन्होंने एक सवाल कर दिया, मियाँ एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया कि जो नुस्खा तुम्हारे वालिद के पास था वो कहाँ गया। मैंने उनकी तरफ देखकर गड़बड़ाते हुए कहा, नवाब साहब, अगर मेरे वालिद की किताब होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि इतनी दूर सफ़र करके आपके पास किताब लेने आता। दरअसल वो किताब मेरे वालिद साहब से ज़ाया हो गई थी या उन्होंने खुद जानबूझकर उसे ख़त्म कर दिया था। मेरा ख्याल है कि उनके जहन में भी आप ही की तरह के खदशात थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई और नौजवान इन मसाइब का शिकार हो, इन मुसीबतों में घिर कर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे या दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो, दूसरे लोगों को तंग करे। शायद इसी वजह से उन्होंने इस नुस्खे को ज़ाया कर दिया होगा या कहीं खो गया होगा, मगर मैं नहीं जानता। मेरी माओ या मेरे भाइयों में से किसी ने इस बात का आज तक जिक्र नहीं किया। मैंने शुक्रिया अदा करके किताब लेकर बड़ी हिफाजत से अपने पास रख ली और रात होने का इंतज़ार करने लगा। खुशी से मुझे रात को नींद ही ना आई। सुबह होते ही मैंने नवाब साहब से इजाज़त ली और रखते सफ़र बांधा। बदायूं पहुंचकर थकन से बुरा हाल था। एक दिन पूरा मैंने थकावट उतारने में गुजार दिया। माँ मेरी कामयाबी पर बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश था कि अब सबात खानम से जान छूट जाएगी। उससे अगले रोज़ मैंने सबात खानम की हवेली पर हाजिर होकर वो किताब उसके हवाले करते हुए कहा, लीजिए नवाबजादी साहिबा, मैंने आपका काम कर दिया। नवाबजादी किताब मेरे हाथ में देखकर खुशी से उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने फ़ौरन किताब मेरे हाथ से झपट ली और उसे खोलकर देखने लगी। फिर कहने लगी, हाँ बिल्कुल 100% ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी।
ظاہر تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا دیکھ کر میں کہنے لگا، اب آپ کا کام ہو چکا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اسی لیے میرے ساتھ اتنی نرم پڑ گئی ہے، ورنہ میری جان لینے کے در پہ تھی۔ ظاہر تم نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے وفادار ملازم کو یہاں سے نکال پھینکوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میری حویلی میں ہی ملازمت کرو۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میرا ایک دل چاہا کہ صاف انکار کر دوں۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی نوابزادی صاحبہ، جیسا آپ حکم کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم حویلی آ جایا کرو، تم میرے خاص ملازم ہو، میرا دل تم سے بہت خوش ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوابزادی صاحبہ نے چند روپے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا انعام۔ میں نے روپے انہیں واپس کرتے ہوئے کہا، نوابزادی صاحبہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس میرا حق چاہیے جو تنخواہ ہے، اور وہی میں آپ سے وصول کر لوں گا۔ نوابزادی صاحبہ نے خوش ہو کر پیسے واپس رکھ لیے اور کہنے لگی، بس اب تم دیکھتے جاؤ، بس ایک بار وہ میرے ہاتھ میں آ جائے، پھر میں اس دنیا پر راج کروں گی اور تمہارے بھی وارے نیارے کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس سے مڑ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ تفصیل پوچھوں، مگر شاید اس نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ حمزات کو قابو کرنا چاہتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ حمزات کی طاقت حاصل کر کے اپنی من مرضی کے کام لے سکے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید اب نوابزادی صاحبہ کی بدبختی انہیں پکار رہی ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں بری طرح کھٹک رہا تھا کہ نوابزادی تو پہلے ہی امیر اور دولت سے مالا مال ہے، پھر آخر اسے حمزات کو قابو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے سوچا، یہ بڑے لوگوں کی ہوس بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، خوب سے خوب اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ان لوگوں کا جنون بن جاتا ہے، اور شاید یہ بھی طاقت حاصل کر کے اپنی من مرضی کے کام لینا چاہتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسا مقصد ہو جس کے حصول کے لیے اسے حمزات کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ میرے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی وہ میرے سر سے غائب ہو چکی تھی۔ اب میں مطمئن ہو کر حویلی میں ملازمت کے دن پورے کرنے لگا، مگر اس کے بعد صباحت خانم کے دن رات کی اوقات بالکل تبدیل ہو کر رہ گئے۔ اب صباحت خانم دن کے وقت بہت کم نظر آتی اور رات کو تو بالکل ہی غائب ہو جاتی۔ رات کے وقت صابرہ کو حکم تھا کہ وہ حویلی میں ہی رہے، اس لیے میں رات پڑتے ہی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا، لیکن اس رات صابرہ کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے اس نے بیوی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے گھر جائے گی۔ صباحت خانم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ظاہر آج کی رات تم حویلی میں رکو گے، تم تو جانتے ہو کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، اور صابرہ بھی آج اپنے گھر چلی جائے گی، اس لیے حویلی میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے مجبوری ہے، ورنہ تمہیں نہ روکتی۔ وہ مالکن تھی اور میں ملازم، مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ حالانکہ جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں یہ نوکری جاری نہ رکھتا، مگر کیا کرتا، حالات اس طرح کے تھے کہ میں مجبور ہو گیا تھا، اور اب وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، تو مجھے کیا ضرورت تھی اچھی بھلی نوکری کو لات مارنے کی۔ صابرہ چلی گئی اور میں حویلی میں صحن میں ایک چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ صباحت خانم نے سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ میں کمرے کی طرف آنے کی کوشش نہ کروں، وہ ایسا چلہ کاٹنے میں مصروف ہے جس میں کسی کی مداخلت اس کے چلے کو خراب کر سکتی ہے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، میں صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا آسمان کو گھور رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے دکھائی دے رہے تھے، ہر طرف سناٹا اور کہیں کہیں ٹڈیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں فطری طور پر بہادر انسان ہوں، اس لیے مجھے رات کے وقت اکیلے صحن میں لیٹنے سے ذرا بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ رات کے وقت اس وقت حویلی کا ماحول ایسا ہوتا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت سے خوف کھا جاتا، مگر میں خاموشی سے لیٹا ہوا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے حویلی کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں۔ نہ جانے کس وقت لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز سن کر میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ تو صباحت خانم کی چیخو پکار تھی، وہ نہایت درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی چیخیں لگا رہی تھی، شاید ایسے جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں ایک دم اٹھ کر اندرونی کمرے کی طرف بھاگا۔ صباحت خانم کی چیخیں دل دہلا رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے کمرے کے پاس پہنچا۔ دروازہ بدستور بند تھا، اس نے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی، مگر اس کی چیخیں سن کر میرے کان پھٹے جا رہے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صباحت خانم کی چیخیں ایسی تھیں جیسے کوئی صباحت خانم کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ میں دروازے کے باہر کھڑا ششو پنج میں تھا کہ مجھے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں، مگر صباحت خانم کی چیخیں ایسی تھیں کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور دل یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر ذہن میں یہ خیال آتا کہ مجھے اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مجھے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا اور نہ ہی اس کی کسی مصروفیت میں مداخلت کرنا تھی، مگر اس وقت میری جو حالت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔
اس کی کربناک چیخیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت سخت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر اندر کمرے سے آنے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ صباحت خانم زور زور سے میرا نام لے کر پکار رہی تھی، ظاہر مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو ظاہر۔ میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا، چاہے جو کچھ بھی تھا مجھے صباحت خانم کی جان بچانی تھی۔ کوئی تھا جو صباحت خانم کو جان سے مارنا چاہتا تھا، اسے قتل کر دینا چاہتا تھا، اس کا گلا گھونٹ رہا تھا، بے دردی سے اسے مارنے کے در پہ تھا۔ یہ سوچتے ہی میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، مگر اندر سے اس کی چیخیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے مجبور ہو کر دروازے کو زور زور سے دھکے لگانے شروع کر دیے، اور پھر میں نے زور زور سے دروازے پر ٹانگیں مارنے شروع کر دیں۔ کمزور دروازہ میرے دھکے برداشت نہ کر سکا اور تھوڑی ہی دیر میں دروازہ دھڑم سے کھل گیا۔ اس کی کنڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں فوراً اندر کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صباحت خانم کی لاش کمرے کے عین درمیان میں پڑی ہوئی تھی، پاس ہی ایک چراغ چل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے صباحت خانم کی گردن پر کسی نے تیز دھار چھری چلا دی ہو۔ صباحت خانم کی گردن سے خون نکل نکل کر فرش پر بہہ رہا تھا۔ صباحت خانم کو قتل کر دیا گیا تھا۔ صباحت خانم کی ادڑی ہوئی لاش دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک دم خوف کا شکار ہو گیا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ اور پھر میری نظر اس کے قریب پڑی ہوئی اسی کتاب، اسی نسخے پر پڑی جو حمزات کو قابو کرنے کا تھا۔ وہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس نسخے والی کتاب کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر غور سے دیکھا، صباحت خانم کی لاش بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا۔ صباحت خانم کو نہ جانے کس نے قتل کر دیا تھا۔ فی الحال میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا صباحت خانم کو کسی نے اندر کمرے میں قتل کر دیا، مگر وہ کون تھا، اندر کیسے داخل ہوا؟ کمرے میں دروازے کے علاوہ اندر داخل ہونے کا کوئی ایسا راستہ نہیں تھا۔ پھر میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو اوپر میری نظر ایک روشن دان پر پڑی، مگر روشن دان میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی انسان وہاں سے اندر داخل ہو سکتا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ میں نے سوچا کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ صباحت خانم کو قتل کرنے والا تو نکل بھاگا مگر اس کے قتل کے الزام میں پکڑا جاؤں، اس لیے چپ چاپ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں فوراً تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو حویلی میں مکمل سناٹا اور خوف کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ میں فوراً بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے میں تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میرے علاوہ صابرہ تو یہ جانتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد صباحت خانم کے علاوہ میں حویلی میں اکیلا موجود تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو پولیس صابرہ کے بیان پر مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے گھر آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ کہہ دوں گا کہ میں تو صبح اپنے گھر چلا آیا تھا، بعد میں مجھے نہیں معلوم کہ صباحت خانم کو کس نے قتل کیا اور اس پر کیا گزری۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو مطمئن کیا اور میں گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگیں، خیریت، اتنی رات کو تم کیوں آ گئے ہو؟ میں نے بتایا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں بی بی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ اپنے بستر پر دراز ہوا تو میرا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ خوف اور بے چینی سے میری بری حالت تھی۔ صباحت خانم بیچاری بے موت ماری گئی، لیکن آخر صباحت خانم کا قاتل تھا کون؟ صباحت خانم کو کس نے قتل کیا اور وہ کمرے میں کیسے داخل ہوا؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک انہی سوچوں میں گم رہا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی، نیند آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ ان حالات میں نیند کیسے آتی؟ جتنا خوفناک منظر اور جس قتل کو میں دیکھ کر آ رہا تھا اس کے بعد نیند کیسے آ سکتی تھی؟ صبح میری ماں نے ناشتے کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا میرا ناشتے کو دل نہیں۔ ماں کہنے لگی کیا ہوا، ابھی طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ماں، بس ٹھیک ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ ماں کو میں نے کسی طریقے سے ٹال دیا، مگر اصل پریشانی تو اس وقت شروع ہوئی جب دن کے تقریباً 11 بجے کے قریب دروازے پر پولیس موجود تھی اور ساتھ ہی صابرہ کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس والوں نے مجھے یہ کہہ کر تھانے چلنے کو کہا کہ صباحت خانم یعنی حویلی کی مالکن کا قتل ہو چکا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی ملازمہ صابرہ کے علاوہ تم گھر میں موجود تھے، کیونکہ کل رات سے صابرہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ مجھے تفتیش کے بہانے تھانے لے جایا گیا۔ انسپیکٹر اشرف علی تھانے میں اپنی قہر آلود آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اچھا تو تم نے اپنی مالکن کا قتل کر دیا؟ کیسے خبیث ہو تم، ملازم ہو کر تم نے اپنی مالکن پر ایسا ظلم کیا۔ وہ تو تمہیں تمہاری چوری کے شبے کے باوجود یہاں سے چھڑا کر لے گئی تھی، مگر تم نے ان کی نیکی کا یہ بدلہ دیا۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے اشرف علی کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تو عدالت میں پتہ چلے گا، فی الحال تو یہ ہے کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تم پر شبہ ہے کہ تم نے ہی اپنی مالکن کا قتل کیا ہے،
क्योंकि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें हवालात में बंद कराया था और इसी दुश्मनी की बिना पर तुमने अपनी मालकिन से बदला लिया और अपने इस बदले की आग में जलकर तुमने उनका कत्ल ही कर दिया। मैं अशरफ अली थानेदार की बात सुनकर हैरान रह गया। ये मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। अशरफ अली थानेदार ने मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद किया, मुझे मारा पीटा। इसके बाद मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मेरे साथ साथ साबरा भी शामिल तफ्तीश थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। शायद औरत होने की बिना पर उसे इस बात का फायदा हुआ था। मेरी पेशियां चलती रहीं, अदालत में हाजिर होता रहा। इतनी तफ्तीश के बावजूद भी मेरे खिलाफ कोई जुर्म साबित न हो सका। शक की बिना पर मुझे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल में गुजरे 2 महीनों ने मेरी जिंदगी के दिन बर्बाद करके रख दिए। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मेरी जुदाई में मेरी माँ रो रो कर पागल होने के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन शुक्र है कि 2 महीने के बाद मुझे जेल से रिहाई मिल गई। शक बेबुनियाद साबित हो चुका था और मौके वारदात से किसी किस्म के ऐसे सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित होता कि सबाहत खानम के कत्ल में मैं मुलव्विस हूँ। सबाहत खानम का कत्ल ऐसा मुइम्मा बन चुका था जिसका अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं आया था। पुलिस ने तफ्तीश करते करते बिलाखिर इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन सबाहत खानम के कत्ल के बाद जैसे हमारे गरीबी और बेकसी के दिन दोबारा शुरू हो गए। वही फाकों की नौबत आ पहुंची। मेरी माँ की हालत भी सेहत खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो भी काम करने से आ रही थी। मैंने सोचा अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ज़ाहिर है पेट का दोज़ख तो भरना था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर इतनी जूतियां घिसाने के बावजूद मुझे कोई नौकरी ना मिली। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, मगर यहाँ अब हालात खराब होना शुरू हो गए थे। अंग्रेज की हुकूमत हर तरफ कायम थी, मगर तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पाई जाती थी। हालात के लिहाज से बदायूं शहर काफ़ी पुरसुकून और इत्मीनान बख्श था। यहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, मगर हमारे हालात ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ मेरी माँ की जिस्मानी हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कुछ फाका कशी ने उसे अधमुआ करके रख दिया था। इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी हकीम से दवाई लेकर देता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नौकरी ना मिली। मेरी माँ की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बिस्तर से लग कर रह गई। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मैं उसके लिए ना ही दवाई का इंतज़ाम कर सका और ना ही अच्छे खाने का। किसी वक्त दिल बहुत घबरा जाता तो मैं एक तरफ बैठकर ज़ारों के तार रोने लगता। माँ मेरी आंखों में आए हुए आंसू पोंछती और कहती, मेरे लाल मेरे लिए क्यों रोता है। मैं कहता, माँ तेरा बेटा इतना सेहतमंद नौजवान होकर भी तेरे काम कुछ नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दे माँ। वो मेरे दोनों हाथ थाम लेती और मुझे प्यार करती, मेरी पेशानी को चूमती और कहती, मेरे बच्चे तू बहुत फर्माबरदार है, क्या ये मेरे लिए कम है। मैं सुकून से मरूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे, तुझे ज़िंदगी की हर खुशी नसीब हो। मेरे लाल मैं जानती हूँ तूने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, मगर किस्मत तेरा साथ नहीं दे रही। मगर मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला तेरा हामी और नासिर होगा और तू इस शहर पर एक दिन राज करेगा। मैं बेख्तियार माँ के सीने से लगकर ज़ारों के तार रोने लगता। मेरी माँ मुझे सीने से लगाए बेतहाशा प्यार करती। वो बड़े ही जज्बाती लम्हात होते। वो रात बहुत सर्द और खौफनाक थी। उस रात मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरे दिल में कई खदशात थे कि आज रात कुछ होने वाला है। मेरा दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। दिल में मायूसी ने डेरे डाल रखे थे। बार बार मेरा ध्यान मेरी माँ की तरफ चला जाता और फिर उस रात मेरी माँ की हालत काफ़ी बिगड़ गई। माँ उखड़े उखड़े सांस लेने लगी। मैं माँ के पास नम आंखों से बैठा हुआ उसे देख रहा था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और आखिरी बार बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और इसके साथ ही माँ ने हिचकी ली और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। मेरी माँ मर चुकी थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं कितनी ही देर माँ की मैयत से लिपटा अपने आंसू बहाता रहा, अपनी बेकसी अपनी बेबसी पर रोता रहा। माँ के मुर्दा वजूद के साथ लिपटे रोते हुए मुझे न जाने कितनी देर गुजर गई। जब थोड़ा सा जी हल्का हुआ, उठकर देखा तो कुछ भी नहीं रहा था। मेरी तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। माँ आखिरी सहारा थी, वो भी मुझे छोड़ गई और मुझे अफसोस इस बात का रह रहकर हो रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए आखिरी वक्त तक कुछ कर न सका। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और मैं गम से निढाल मुझ पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। इसी हालत में न जाने कब मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।